नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वो एनवी शर्मा। आज के ज़माने में कई सारे बीमारियां से इंसान ग्रसित होता है। इसके लिए अलग अलग किस्म के पैथीज होते हैं, लेकिन अगर हम सबसे प्राचीन पद्धति की बात करें तो वो है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। आयुर्वेद क्या है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे आज। और हमने इस वास्ते हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है शहर की जानी मानी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर वैशाली आटलोए खंडेलवाल, जो वैसे पेशे से तो एमडी आयुर्वेद है, लेकिन अलावा इसके इन्होंने खूब सारा समाज सेवा करने का एक ठान लिया है। सबसे इससे पहले कि मैं उनका परिचय कराऊँ, मैं ये भी बता दूं कि कई सारे सोशल कॉजेज़ में ये अपने पति श्री डॉक्टर आशीष आटलोए के साथ भी जुड़ी हुई है। नमस्कार मैडम। नमस्ते, स्वागत है आपका। मैडम, सबसे पहले बताइए कि आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद जो है इसकी व्याख्या आज कई लोगों को पता नहीं है। आयुर्वेद ये सिर्फ चिकित्सा शास्त्र नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है कि सिर्फ वैद्यों ने पढ़ना चाहिए, ये ऐसी चीज़ नहीं है। आयुर्वेद का जो ग्रंथ है उसका अध्ययन हर किसी ने करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन ही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी जो पहले स्वस्थ व्यक्ति है उनका स्वास्थ्य का रक्षण पहले हो और फिर बाद में अगर यदि बीमार हो ही जाए तो फिर उसका निवारण, ये वैद्यों की जो बात है। इसीलिए सूत्र स्थान जो आया है, कोई भी चिकित्सा ग्रंथ आप ले लो, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, वाग्भट है, तो सूत्र स्थान में कहा गया है कि आप स्वस्थ किस तरह से रह सकते हो, उसके लिए आपकी जीवनचर्या किस तरह रहनी चाहिए, ऋतुचर्या किस तरह रहनी चाहिए। तो ये सब आयुर्वेद जो ये एक शास्त्र है, ये जीवन पद्धति है, ये सिर्फ कोई वैद्यकीय शास्त्र नहीं है। और उसके बाद उसमें वैद्यकीय विचार काफ़ी वास्ट तरीके से दिया है, पर सबसे प्रथम ये एक जीवन शास्त्र है। और आयुर्वेद की हम परिभाषा और उसका प्रयोजन देख ले तो ये है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, यानी आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हित आयु क्या है, अहित आयु क्या है। जैसे कि ऐसे समझ लो कि कोई चीज़ हो सकती है जो हमको सुख ना दे पर वो हमारे लिए अच्छी होती है, यानी असुखकारी है पर हित में है। जैसे कि ठंडा पानी आप पी रहे हो, पीने में बहुत अच्छा लग रहा है आपको, पर आपके शरीर में वो नुकसान दे रहा है। तो आयुर्वेद में वही सब बातें हैं कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तत्र यत्रोक्तम, यानी उसका मान कितना होना चाहिए, आपकी आयु लंबी कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेदः इति उच्यते, उसको आयुर्वेद कहा जाता है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहनी चाहूँगी कि आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम, आयुर्वेद हम क्यों पढ़ें, हम आयुर्वेद के बारे में समझे क्यों, इसका मैं जवाब दे रही हूँ कि आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरम, यानी इसका मतलब ये है कि पैदा हुए हर एक इंसान ने अगर वो आयु की कामना करता है, जाहिर सी बात है सब चाहते हैं कि हमारी आयु लंबी हो, हमारी उम्र लंबी हो, तो आयु कामयमानेन, जिसको अपनी लंबी आयु की कामना है, धर्म अर्थ और सुख साधना, ये हमारा प्रयोजन है। हमने जन्म ही इसलिए लिया है कि हमसे धर्म परायण से हो बातें, धर्म अर्थ यानी हमको हमारी कमाई अच्छी रहे, धर्म अर्थ और सुख साधन, हमारे यहाँ सब सुख साधन रहे। तो ये सब चीज़ें जो इंसान चाहता है अपनी लाइफ में, आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद, उसने क्या करना चाहिए, आयुर्वेदोपदेशेषु, यानी आयुर्वेद में जो उपदेश दिए गए हैं, विधेयः परमादरम, उसको बड़े आदर के साथ और विधि पूर्वक उसका पूरा प्रयोजन अपने जीवन में आचरना चाहिए। जी, वैसे इन शॉर्ट अगर बता दिया जाए तो आयुर्वेद, आयु यानी आपकी उम्र, आपकी आयु, और वेद यानी साइंस, तो साइंस ऑफ लाइफ, इसको भी हम ऐसा कह दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि मैंने आयुर्वेद क्यों अपनाना चाहिए? आज इतने सारी पद्धतियां हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी है, यूनानी है, और भी कई सारी पद्धतियां हैं, लेकिन हमें आयुर्वेद की तरफ ही क्यों मुड़ना चाहिए? जी, बहुत प्रैक्टिकल सवाल आपने पूछा। आयुर्वेद हमें इसलिए अपनाना चाहिए कि जितने पुराने हम हैं उतना पुराना आयुर्वेद है। जैसे इंसान ने भगवान ने जिस तरह इंसान की उत्पत्ति की है, तो हमारे लिए जैसे खान पान तैयार रखा है, हम जो पेड़ पौधे खाते हैं, यानी फल जो आते हैं सब हम खेत में उगाते हैं, उसी तरह हम अगर बीमार हो जाए तो हमारे लिए औषधि भी हमारे साथ में ही दी गई है। तो उतना
पुराना शास्त्र एक ही है, वो आयुर्वेद है, जो इंसान के साथ में ही आया है। समुद्र मंथन के समय 14वां रत्न बोल के जो भगवान धन्वंतरी आए हैं, उनके हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ और जलों का ये सब कुछ आया हुआ है। तो इंसान की ज़रूरत जैसे खाना है, उसी तरह आयुर्वेद का पालन भी है, इसीलिए हमको आयुर्वेद अपनाना चाहिए। ये एक बात हो गई, ये आस्था की बात है, आप कितना इस पर विश्वास रखते हो। दूसरी बात ये है कि आज के ज़माने में प्रैक्टिकल वही चीज़ है कि जैसे हमारा शरीर पंच धातु से बना है, तो ये आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो पंच धातु निर्मित है। इसमें कोई केमिकल्स या हानिकारक केमिकल्स की मिलावट नहीं होती। जैसे झाड़ पत्ती हम खाते हैं, पालक, टमाटर, ये सब कुछ ज़मीन से उगता है, वैसे आयुर्वेद की सभी मैक्सिमम दवाई जो है ज़मीन से आती है। तो हमारे लिए ये बहुत उसको ग्रहण करना आसान हो जाता है। और दूसरा ये कि आयुर्वेद में आपको ड्रग बहुत आखिरी में दिया जाता है। आयुर्वेद में पहले ये प्रयास रहता है कि आप बिना औषध के ठीक कैसे रहें। जैसे कि मैंने पहले कहा कि स्वास्थ्य रक्षण आपका किस तरह हो। और आजकल का अगर युग देखा जाए तो अडल्ट्रेशन है, केमिकल्स ऑलरेडी हम हर एक चीज़ में, सुबह उठकर टूथपेस्ट जो मुंह में डाल रहे हैं से लेके कॉस्टिक सोडा से साबुन से लेके हम सब केमिकल्स में ज़्यादा रह रहे हैं। तो एक नेचुरल एलिमेंट्स और नेचुरल सोर्सेज से अगर आप ठीक हो तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। इसीलिए हमको आयुर्वेद अपनाना चाहिए। और कुछ रिजल्ट जो है बहुत फास्ट है आयुर्वेद में और शाश्वत रिजल्ट है, यानी रूट ट्रीटमेंट जिसे कहा गया है। एक व्याधि के आप अगर प्रॉपर तरीके से आयुर्वेद अच्छे वैद्य के पास जाके ट्रीटमेंट लो तो वो व्याधि आपको फिर से नहीं होगी। इस तरह का आयुर्वेद ट्रीटमेंट रहता है अगर आप उचित स्थान जाओ। मतलब आपका कहना है कि रूट कॉज से उसको मिटा देता है। जी हाँ, जी हाँ, रूट ट्रीटमेंट, रूट कॉज उसका जो है ढूंढ के निकाल देता है। जी जी बिल्कुल। जी वैसे आयुर्वेद एक बहुत प्राचीन पद्धति, आपने जैसे शुरू में कहा, अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख है। तो वैसे इसका ओरिजिन कैसे हुआ? मतलब आपने समुद्र मंथन की भी बात कर दी। जी जी जी। हाँ। ऐसा हुआ कि जैसे इंद्र है, इंद्र के साथ कई देवता हैं। अभी जैसे हम अगर रामायण देखें तो राम जी को जन्म क्यों लेना पड़ा पृथ्वी पे? उसका कारण था कि रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। फिर जो ऋषिमुनि है वो भगवान के पास, विष्णु के पास जाकर बोले कि हमको बहुत तकलीफ हो रही है पृथ्वी पर, तो हम इसका कुछ इलाज करो। तो उन्होंने कहा कि मैं रामावतार में पृथ्वी पर जन्म लूँगा और रावण का संहार करूँगा। उसी तरह आयुर्वेद की जब बात आई तो पहले बहुत तपस्यावान ऐसे लोग थे जो ऋषिमुनि तपस्या करते करते कभी किसी गांव में ठहर जाते थे। तो वहाँ का ग्राम्य आहार जो रहता था, जो एक आम इंसान करता है, उस तरह का खान पान उनके ज़िंदगी में आता था। तो वो उनको कई बीमारियाँ का सामना करना पड़ा। तो तब तक वहाँ पृथ्वी पर कोई बीमार रहता नहीं था। तो उनको ये लगा कि ये बीमारियाँ जो हमको हो रही है इसका उपाय क्या है। तो फिर उन्होंने इंद्र की तरफ जाकर पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो फिर इंद्र भगवान ने फिर नीचे ऐसे कई पीढ़ी से वो आयुर्वेद नीचे पृथ्वी पर आया है। फिर इसमें कई ऋषि मुनि हैं जिनसे फिर परंपरागत आयुर्वेद की परंपरा देवलोक से पृथ्वीलोक तक आई है। जी मैडम, जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसे आ जाते हैं जो हमारे आम दर्शक तो जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके शायद उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स मैं आपको बोलूँगा, अगर आप उसको सिंपल भाषा में समझा दिए। जैसे दोष होता है, त्रिदोष होता है, ये दोष क्या होता है और त्रिदोष क्यों कहते हैं? जी जी, दोषों के अलावा काफ़ी कुछ है, पर दोष ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बार बार सुनते हो इसीलिए आपको ये पता है। वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष अपने शरीर में रहते हैं। सबसे पहले अगर आपको खुद की चिकित्सा करना है, अच्छा रहना है, तो आपको खुद के बारे में, खुद के शरीर के बारे में कुछ जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसी में से ये एक सवाल है कि हमारा जो शरीर है उसकी निर्मित किस तरह से हुई है। तो पंच धातु वगैरह ये सब कुछ बात तो है ही, पर दोष जो है ये शरीर का धारण करते हैं। इनको कहा गया है दोष, पर यह है एक्चुअली गुण। यानी दोष यानी कोई बुरी चीज़ है ऐसा नहीं है। वात और पित्त, कफ, ये 3 तरह के दोष शरीर में हमेशा रहते हैं। उनकी उचित मात्रा अगर और उचित स्थान में उनका उचित मात्रा में होना ही स्वस्थ का मतलब है। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो जितने प्रमाण में कफ चाहिए आपके शरीर में उतने प्रमाण में होना चाहिए उसने, पित्त जितने प्रमाण में होना चाहिए उतना उसने होना चाहिए, और कफ उतना होना चाहिए। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, ये तीनों बैलेंस में रहते हैं। जी, हमने इसके अलावा ये भी सुना कि धातु सुना है, ये क्या होता है इसमें? क्या सुना आपने? धातु। धातु, बिल्कुल। सप्त धातु और त्रिदोष। सप्त धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। धातु यानी ये बॉडी के एलिमेंट्स हैं जो मतलब धारणार्थ धातु। एक मैट्रिक्स कह सकते हैं। जी, धातु, बिल्कुल। धातु क्या करते हैं? धारण करते हैं। जो हमारा शरीर है उसका धारण क्या है, उसका रॉ मटेरियल क्या है? धातु।
तो मैक्सिमम ये पोर्शन धातु है। जो हम खाना खा रहे हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो 2.5-3 किलो का बच्चा जो बड़ा 50 किलो का आदमी बनता है, तो धातुओं की वृद्धि होती है। तो जो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं का पोषण होता है, इनकी वृद्धि होती है तो हमारा शरीर बढ़ता है। तो धारणा धातु, जिसने शरीर का धारण किया है वो धातु है। इन धातु में ही कुछ विकृति होती है, तब हमको अलग अलग तरीके की तकलीफें होती है। जैसे कि रक्त धातु में कोई तकलीफ हो जाए, कम हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो रक्त प्रदूषित व्याधि आपको हो जाएंगे। और इसी तरह बाकी धातु के लिए है। मेद धातु में कुछ तकलीफ हो जाए तो आपको क्लेद अगर बढ़ जाए तो डायबिटीज़ होगा। इस तरह से एग्जाम्पल, मतलब फैट वगैरह बढ़ने से ये होता है जी। अलावा इसके हमने एक और टर्म सुना है, मल। तो जैसे दोष धातु और मल। तो दोष धातु मल मूला ही शरीरम, यानी शरीर की पूरी व्याख्या आप समझो तो दोष हमने देखा, धातु हमने देखा, और अभी आइए मल। तो मल क्या है? एक तो है स्वेद, मूत्र और पुरुष, ये 3 तरह के मल हैं। स्वेद यानी स्वेटिंग, जो हमारे शरीर में चय अपचय यानी जो मेटाबॉलिज्म चलता है, अलग अलग क्रियाएं होती हैं, इसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे कि स्वेट के माध्यम से वो बाहर निकलता है। जैसे पूरे शरीर में हमको स्वेटिंग होता है कभी, तो ये स्वेट एक हो गया और जिसको स्वेत कहा गया है। उसके बाद में मूत्र की मार्ग से हमारे मल बाहर पड़ता है। और तीसरा है पुरुष यानी स्टूल। तो ये मल हो गए। तो ये शरीर का मूल है। दोष धातु मलः मूलम शरीरम। और क्या पंचकर्म इससे रिलेटेड है या? बिल्कुल इससे रिलेटेड है। जैसे कि मैंने कहा कि इन सब की समावस्था अगर है, दोष धातु मल, इन सब की समावस्था यानी जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए उतनी क्वांटिटी में शरीर में है, तो आपका शरीर का स्वास्थ्य बना रहेगा, तंदुरुस्त है। और अगर इसमें समतोल अगर बिगड़ गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, हर एक धातु का अलग अलग डिटेल इसमें आता है कि किस तरह से ये बढ़ता है, कम होता है। तो अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो फिर आपको व्याधियाँ होती है अलग अलग तरीके की। तो फिर पंचकर्म क्या करता है? पंचकर्म ये 5 तरह के कर्म हैं कि इसमें वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण और बस्ती, इन क्रियाओं का समावेश है। तो जब कोई व्याधि शरीर में होती है, तो जैसे कि बढ़ जाए कि रस धातु में विकृति है, रक्त धातु में विकृति है, तो इन सब कारणों से दोष की अपनी स्थिति अलग हो जाती है। कभी कफ बढ़ जाता है, विषम तरीके से बढ़ जाता है, जो आपको तकलीफ देता है। तो पंचकर्म से इसको डिटॉक्सिफाई, आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो एक्सेस कफ बन रहा है, जिस जगह पे कफ नहीं रहना चाहिए उस जगह जा रहा है, तो उसको बाहर निकालना यानी शोधन करना, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आपकी आसान भाषा में समझा जाए तो डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे आपकी गाड़ी की सर्विसिंग आप करवाते हो, उस तरह ये दोष धातु मल सही बैलेंस में रहे, इसलिए आपकी बॉडी की जब सर्विसिंग होती है उसको पंचकर्म कहा जाता है। पंचकर्म के माध्यम से जी हाँ, पंचकर्म के माध्यम से ये हम सब कुछ इक्विलिब्रियम फिर से स्थापित कर सकते हैं। मैडम, ऐसा होता है कि कोई भी पैथी हो तो उसका अपना एक प्रिंसिपल होता है। जी बिल्कुल। और उस प्रिंसिपल के आधार पर वो फंक्शनिंग होता है। यहाँ मैं आयुर्वेद की अगर बात करूँ तो शायद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी और हमारे फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यहाँ आयुर्वेद का क्या व्यू पॉइंट होता है? जी, स्ट्रक्चर और फंक्शन ये प्राइमरी चीज़ है, जिसको आपको मरते दम तक अगर आप इसके साथ रहो तो आपको कोई व्याधि नहीं होगा। जो बाय बर्थ हमको स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर हेल्दी मिला है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्ट्रक्चर अच्छा रहे और हमारा फंक्शन जो मेटाबॉलिज्म शुरू है वो अच्छा रहे। इसीलिए जो आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, स्वस्थ वृत्त का जो पालन दिया है, ये सब कुछ अगर सही ढंग से हो जाए तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। पर इसमें अगर आप कभी गड़बड़ कर दो, मिथ्या आहार विहार हो जाए आपसे, तो आप बीमार पड़ रहे हो, तब आपको किसी न किसी चिकित्सा की जरूरत पड़ सकती है। जी। और जैसे मैंने कहा स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ बॉडी रहता है, उसी प्रकार हर पैथी की अपनी अपनी एक फिलॉसफी रहती है। तो आयुर्वेद किस फिलॉसफी पे बेस्ड है? आयुर्वेद की फिलॉसफी अगर आप कहो तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि दोष धातु मल और ये जो एलिमेंट्स है प्राइमरी, इनको आप स्वस्थ स्थिति में रखना, ये आपका पहला उद्देश्य है। दूसरा ये है कि आयुर्वेद में जब भी किसी व्याधि की तरफ देखा जाता है तो पहले ये देखा जाता है कि ये व्याधि हुई क्यों, इसकी उत्पत्ति इसी आदमी में क्यों हुई, यानी उसके कुछ न कुछ कारण रहते हैं। बिना कारण के कोई व्याधि उत्पत्ति नहीं होती है, उसको कहते हैं निदान, यानी किन कॉजेस की वजह से ये डिसीज़ हुआ है। तो सबसे पहला जो आयुर्वेद का किसी भी व्याधि की तरफ देखने का ये नज़रिया है कि पहले कॉज ढूंढे, निदान क्या है। और इसीलिए सबसे पहला चिकित्सा का पॉइंट रहेगा निदानम परिवर्जनम, यानी जो कॉज है पहले उसका परिवर्जन, पहले उसको रोक दो।
अगर आप एक तरफ से चिकित्सा कर रहे हो महंगी और आपने निदान ही नहीं रोका है तो वो कभी इंसान ठीक ही नहीं होगा, उसकी व्याधि ठीक नहीं होंगी। जैसे कि आज के ज़माने में एग्जाम्पल देने लायक बहुत कुछ है। अव्यायाम करना या फिर आप अडल्ट्रेट फूड खा रहे हो, उससे आपको तकलीफ़ है, आपका शुगर जिस वजह से बढ़ा हुआ है, तो जिस तरह का आपने खाना खाना चाहिए, जिस तरह की आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, वो अगर है ही नहीं, सिर्फ बढ़ा हुआ शुगर आप कम कर रहे हो, तो जो आगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ने वाला शुगर है उसको आप रोक ही नहीं रहे हो, तो आपका डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होगा। जी, लेकिन बेसिकली चाहे मैं इर्रेगुलर रहूं, व्यायाम ना करूं या फिर बाद में फूड हैबिट्स मेरे बराबर नहीं है, या हो सकता है अडल्टेटेड फूड जैसे आपने कहा खाया हमने, लेकिन इंसान बीमार पड़ता क्यों है? इंसान बीमार क्यों होता है? मिथ्या आहार विहार ये सबसे महत्वपूर्ण ये एक कॉज है कि हम मिथ्या आहार करते हैं। मिथ्या यानी जिस तरह का खान पान, अगर जैसे कि बहुत डिटेल में समय शायद कम पड़ेगा, जैसे कि हमारा खाना किस तरह से रहना चाहिए, हमारी दिनचर्या, हमको उठना कब चाहिए, हमको पानी किस तरीके से पीना चाहिए, किस समय पे सोना चाहिए, ये सब कुछ नियम दिए गए हैं। इंसान की हमारी, जैसे हम इंसान की योनि में आए हैं तो हमारे लिए कुछ नियम दिए गए हैं। उन नियमों का अगर उल्लंघन हो जाए तो आपको किसी न किसी रूप से शारीरिक मानसिक तौर पे व्याधि हो सकती है। जी जी। डायग्नोसिस की बात करें तो आप डायग्नोसिस कैसे करते हो? और सबसे बड़ी बात, जहाँ आयुर्वेद में मैंने अक्सर पिक्चर्स में भी, फोटोज़ में भी देखा है कि नाड़ी परीक्षण एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे की जाती है और नाड़ी परीक्षण का क्या महत्व है? देखो, जहाँ तक कि डायग्नोसिस की बात है वहाँ तक कि रुग्ण की परीक्षण ये बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस, मैंने कई वैद्य देखे हैं जो पहले रिपोर्ट देखते हैं पेशेंट के और फिर पेशेंट की तरफ आते हैं, तो ये गलत तरीका है। आयुर्वेद में कहा गया है कि रोगम आदि परीक्षित, पहले आप रोग की परीक्षा करो, पहले रोगी देखो कि रोगी में क्या हुआ है। एक वैद्य की परिभाषा में उनमें लक्षण किस तरह के हैं, उनकी नाड़ी जड़ है। नाड़ी की जहाँ तक बात है कि नाड़ी जो शास्त्र है, नाड़ी विज्ञान, जैसे शारंगधर संहिता में इसका बहुत डिटेल में वर्णन है, तो नाड़ी को जानने वाले वैद्य आज की डेट में बहुत कम हैं, क्योंकि ये परंपरा थी। और फिर अभी जैसे कि डिग्री होल्डर्स का हमारा क्रेज़ बढ़ गया है, जो हमारे परंपरागत वैद्य थे, जो बहुत नाड़ी का अच्छा ज्ञान रखते थे, उनसे कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये खंडित हो गया है। पर आज भी कई ऐसे वैद्य उपस्थित हैं जो नाड़ी देखकर आपको बता देंगे कि आपने सुबह कौन सा खाना खाया था, 8 दिन पहले कौन सा खाना खाया था। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, आहार जैसा हमारा होता है, उस तरह हमारी प्रकृति होती है, हमारा स्वभाव, हमारे बॉडी एलिमेंट्स उस तरह के होते हैं। तो नाड़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट साधन है कोई रोग को परखने का, कोई डायग्नोसिस करने का, पर ये सब के लिए आसान नहीं है। वो एक इम्पॉर्टेंट साधन है। उसके अलावा अगर देखें, आजकल रिपोर्ट्स कई आते हैं, तो मैं ऐसा बहुत बार होता है, पेट में बहुत दर्द है पर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, खून का काफ़ी कुछ अलग अलग तकलीफ़ें हैं, तो क्या उस पेशेंट का हम चिकित्सा नहीं करेंगे? रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी कई पेशेंट में तकलीफ़ें होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हम चिकित्सा ना करें। अगर उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो हमको ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स की नहीं करनी है, हमको ट्रीटमेंट रुग्ण की करनी है। इसीलिए परीक्षण हमेशा रुग्ण का होना चाहिए। फिर उसको देखकर प्रमाण जो है कि उसकी नाड़ी किस तरह है, वात पित्त इन दोषों की अवस्था कैसी है, कफ की अवस्था कैसी है, शोधन की ज़रूरत है, शमन की है ज़रूरत, यानी शोधन शमन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। शोधन यानी पंचकर्मा आता है। अगर आप बढ़े हुए दोषों को बाहर निकाल दो अपने शरीर से, तो वो पंचकर्मा में आता है शोधन क्रिया। और जो शमन है कि आप दवाई लेकर आप ठीक हो सकते हो, या फिर बिना दवाई के भी आपके आहार में अगर कुछ गलत कर रहे हो, वह आपको वैद्य एक चीज़ बता दे कि यह आपके आहार विहार में गलत हो रहा है, उतना एक चीज़ करके भी आप स्वस्थ रह सकते हो। तो इस तरीके का परीक्षण होता है और फिर उसकी चिकित्सा दी जाती है। अगर हम बात करें शिरोधारा, मतलब ऑयल जो माथे पर वगैरह, कुछ आयुर्वेदिक ऑयल्स है जिसमें कुछ हर्ब्स वगैरह है, तो ये क्या चीज़ है? ये भी एक प्रकार से ट्रीटमेंट है? ये ट्रीटमेंट कहते हैं क्योंकि करीब करीब 80 से ज़्यादा बीमारियां ऐसे ठीक हो जाती हैं। जी जी। शिरोधारा ये जो ट्रीटमेंट है, ये इसका डायरेक्टली उल्लेख ऐसा नहीं है। मतलब पंचकर्मा में जैसा तेल का प्रयोग कहा गया है अलग अलग स्थान पर, तो शिर के स्थान पर जब हम तेल का संयोग देते हैं तो शिरोधारा उसे कहा जाता है। तो अगर हम आज की ज़िंदगी देखी जाए तो 88 या फिर 90% लोग स्ट्रेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। उनका सबसे ज़्यादा कोई हैरेसमेंट हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है, तो वो है मेंटल लेवल पर। रात में नींद नहीं आती है, इतना स्ट्रेस रहता है लोगों को। तो ये सब कुछ कम करने के लिए जो आपका ब्रेन है, जो 24 आवर्स आपने काम करने में लगाया है, इसको आपको कहीं ना कहीं शांति मिले। आपका स्ट्रक्चर, जैसे आप
आपको सोना ज़रूरी है, उस तरह आपके दिमाग को प्रॉपर नींद मिलना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका जो हार्मोन्स अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स है ना, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, जो अलग अलग दिमाग के पार्ट हैं, उनका फंक्शनिंग अच्छे से हो, इसीलिए धारा अलग अलग रोग की प्रकृति देखकर, पित्त प्रकृति है, वात है, कफ है, डैंड्रफ है, स्ट्रेस है, अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके की धारा दी जाती है। नींद ना आ रही है उसके लिए धारा, आपका बीपी ज़्यादा है उसके लिए पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ऑयल जी पोर हाँ, किया जाता है या ब्रह्मरंध्र जिसे कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सेंटर है, जैसे कि दोनों भ्रुवाओं के बीच में, उसके अगर स्ट्रेट हम पीछे जाए तो पिट्यूटरी यानी जो मॉनिटरिंग ग्लैंड होती है, अपने जो पूरे एंडोक्राइन हार्मोन्स जहाँ से सिक्रेट होने का कंट्रोलिंग रहता है, वहाँ वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिले, इस तरह वो धारा पर्टिकुलर हाइट पर छोड़ी जाती है। उससे 2-3 काम होते हैं। एक तो जो दवाई दी जा रही है शिरोधारा में, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, और दूसरा है कि उसकी धारा का जो स्पीड है, उससे जो वेव्स होती है तैयार, जो रिदमिक वेव्स होती है, वो वेव्स स्टिमुलेट करती हैं आपकी ब्रेन को। आप देखोगे कि बच्चा भी जब पैदा होता है, अगर पुराने ज़माने में दादी नानी कहती थी कि उसका वो दिमाग में जो ओपनिंग रहता है, जो अपने बोन्स उसको बाद में भर कर निकालते, तो तेल भरो कहते थे कि टाड़ू भरा, जैसे मराठी में कहा जाता है। तो वो जो ब्रेन का पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो वाला पॉइंट जो ब्रह्मरंध्र में आता है, और दूसरा पिट्यूटरी वाला पॉइंट। इन दोनों जगह पे धारा दी जाती है कि जिससे पेशेंट को मानसिक स्वास्थ्य का लाभ होता है। और फिर बालों की बीमारियों के लिए भी कई तरह की धाराएं दी जाती हैं। ठीक, अलावा इसके हमने जैसे चरक संहिता या फिर बाद में सुश्रुत संहिता, इस किस्म के जो ट्रीटमेंट्स के बारे में सुना है, ये एग्जैक्टली क्या होता है, शॉर्ट में अगर आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी, हम अगर देखे जाए तो आयुर्वेद जो है संस्कृत में लिखा गया शास्त्र है, और बहुत पहले ज़माने में संस्कृत ज्ञाता जो लोग थे, उनको बहुत मतलब पांडित्य प्राप्त जो लोग थे, बहुत ही जो जिनका दिमाग बुद्धिशाली थे, तो ये सब कुछ हमको समझना बहुत मुश्किल था। जो बहुत डिफ़िकल्ट श्लोक में दिया गया है, उसको आसान श्लोक में, आयुर्वेद आज भी संस्कृत में ही है। अगर आप संस्कृत अच्छे से जानते हो तो आयुर्वेद संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए। उसका ट्रांसलेशन जिसको जैसे समझे उसने उस तरह से किया है, पर आयुर्वेद मूलतः संस्कृत में पढ़ना चाहिए। तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इन्होंने क्या किया है, सुश्रुत ये सर्जरी से रिलेटेड साइंटिस्ट है, जो सर्जन है। आज भी आप एलोपैथी हो, कुछ भी पैथी हो, उसका बड़े से बड़ा सर्जरी का किताब खोल कर देख लो, उसके फर्स्ट पेज पे सुश्रुत का ही नाम रहेगा। फादर ऑफ सर्जरी एक ही नाम है, सुश्रुत। फिर वो किताब इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो। तो सुश्रुत जो है हमारे सर्जरी में जिनका जो फाउंडर है वो है सुश्रुत। यानी आपको सर्जिकल जितने एलिमेंट्स है, सब ऑपरेशन है, कैटरैक्ट के ऑपरेशन है, सभी तरह के ऑपरेशन सुश्रुत के अंडर में आते हैं। सर्जरी का एस्पेक्ट है। दूसरा है चरक। चरक जी ने क्या किया है, ये मेडिसिनल पार्ट है, यानी जो मेडिसिन में आपका, आप जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे मेडिसिन के लिए, डेंटिस्ट के पास जाओगे, या फिर इंटेस्टाइन का कोई तकलीफ है जाओगे मेडिसिन, ये सब तकलीफ़ें जो है चरक के अंडर में आती हैं। चरक मेडिसिन, हाँ, फिजिशियन की जहाँ तक बात है चरक है, पर इसमें सब है। आजकल जैसे छोटी छोटी बातों के लिए स्पेशलिस्ट आ गए हैं, यूरोलॉजिस्ट है वगैरह वगैरह, तो ये सब कुछ कवर है चरक जी के अंडर में। सर्जरी छोड़कर जितनी भी व्याधियां हैं वो सब चरक का है। वाग्भट जी ने क्या काम किया है, वाग्भट ने इन दोनों ग्रंथ में हर एक बात 100 बार परखी है। जैसे कि हम देखते हैं कि इस पर रिसर्च होना चाहिए। हम आज के ज़माने में बोलते हैं आयुर्वेद पर रिसर्च होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद खुद एक रिसर्च की हुई पैथी है। ये कोई किसको आज सोया है और उसको सपने में आया कि ये दवाई इस चीज़ पे काम करती है और उसने लिख दिया, इस तरह नहीं है। हर एक चीज़ को 100 बार इस्तेमाल कर परखा गया है, और जी हाँ, और उसको सही जब पाया गया है, 100 बार परखने के बाद, 100 नहीं 1000 बार परखने के बाद जब सही पाया गया कि हाँ ये इसी तरह काम कर रहा है जिस तरह सिद्धांत में कहा गया है, तो ही वो लिखा गया है। तो ये सब सैद्धांतिक है, ये खुद चरक संहिता में लिखा हुआ है कि ये शास्त्र सब परखा हुआ, रिसर्च किया हुआ, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंडर गया हुआ, फिर आपके सामने वो रिजल्ट है। तो इसका फिर से परखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना है कि आज जो हमारे पास साधन उपलब्ध है उसके लिए हम आयुर्वेद हमारी तरह से आसानी से किस तरह ले पाए।
वो एक रिसर्च की बात है। जैसे कि संजीवनी वटी आज नहीं है, जैसे कि सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जब कोमा में गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो उनको जड़ी बूटी संजीवनी और 3 तरह की औषधियाँ देकर उनको फिर से जीवन दिया था। तो कोमा से बाहर लाने की ताकत बस एक जड़ी बूटी रख सकती है। तो वो जो हम खो गए, आज हमको संजीवनी की पहचान नहीं है। हो सकता है वो हिमालय में है कहाँ, पर वो ज्ञाता लोग नहीं हैं आज की जो संजीवनी हमको बता पाए। तो इस तरह से रिसर्च होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि च्यवनप्राश क्या है। च्यवनप्राश में हम देखा गया कि च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाकर फिर से नव यौवन की प्राप्ति हुई थी उनको। तो आज हम अगर खा रहे हैं कोई बूढ़ा, तो फिर हम नए क्यों नहीं हो रहे, जवान क्यों नहीं हो रहे? या आपके मन में आ रहा होगा कि च्यवन ऋषि खाकर जब जवान हो गए तो हम क्यों नहीं हो रहे? तो इसका रीज़न ही ये है कि इसमें जो जीवनीय गण की 10 औषधियाँ हैं, उसमें से सभी औषधियाँ आज उपलब्ध नहीं हैं, हमको नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इतनी अच्छी बातें की और इतनी सरल भाषा में आपने समझाया। उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और वो भी आयुर्वेद की तरफ आप मुड़ना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। धन्यवाद। अगले